सो हेलो गाइज, आज मैं आया हूँ काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि बीच में बकरीद वगैरह त्योहारों की कुछ ना कुछ छुट्टियाँ हो गई थी, तो इस वजह से आज हम लोग कुछ थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आ गए हैं। और छुट्टियाँ भी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को छुट्टियाँ मिली हैं तो उसको भी आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना था। और कहीं ना कहीं छुट्टियों का भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगा कि नहीं बिल्कुल छुट्टियाँ वट्टियाँ बच्चों को मिलनी ही नहीं चाहिए। छुट्टियाँ इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, ठीक है। जो भी अपना काम ईमानदारी से अपने लाइफ में कर रहा है उसको ब्रेक्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बिना ब्रेक के क्या होता है कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, फिर आप अपने काम को कर ही नहीं पाते हो। तो जो भी अपना काम कहीं पर भी लाइफ में ईमानदारी से अपने काम को कर रहा है उसको कहीं ना कहीं ब्रेक चाहिए ही चाहिए, और ब्रेक मिलना उसका अधिकार है। तो इसलिए जो आपको ब्रेक मिला उसने आपने एंजॉय भी किया होगा, आपने कुछ ना कुछ काम भी किया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया होगा, ठीक है। मुस्लिम बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा, लेकिन हर एक बच्चा जो पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है उसने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया होगा। कैसी भी छुट्टियां हो वो कंटिन्यू करता ही करता है, क्योंकि वो जो फ्लो होता है आपका, अगर 3-4 दिन ब्रेक ले लिया, जो फ्लो टूट जाता है ना भाई, वो फिर वापस लौट करके आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको कंटिन्यू, अगर छुट्टी मिले भी तुमको रेस्ट करने का मौका भी मिले, तो भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपना नोट्स कुछ पढ़ लिया, कुछ एक मान के चलो 10-5 सवाल सॉल्व कर लिए, रिवीजन कर लिया हल्का फुल्का, तो कुछ ना कुछ तुमको करते रहना चाहिए, जिससे कि आपका जो फ्लो है वो खराब ना हो। चलो अब जो भी ये बात है भाई, जिसने नहीं किया उसने नहीं किया, जिसने किया उसने किया, सब अपना अपना खाएंगे, अपनी अपनी मेहनत का खाएंगे। अब देना क्या लिखा है हमारा आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑस्मोसिस है। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद है तो सॉरी, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बस खाली सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। उसमें से हम लोगों ने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया है। आज हमारी दूसरी है, दूसरी का नाम ऑस्मोसिस नहीं है, दूसरी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर समझना है तो आपको पहले ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। तो पहले ऑस्मोसिस समझते हैं, फिर समझेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब ऑस्मोसिस भाई मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। ऑस्मोसिस हम लोग 9th 10th 8th 7th क्लास से पढ़ते आते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ये पानी के कंसंट्रेशन की बात हो रही है। वैसे हम लोग कंसंट्रेशन देखते हैं सॉल्यूट का, ठीक है। कंसंट्रेशन हम लोग क्या देखते हैं, सॉल्यूट का देखते हैं। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इट इज अ हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब इसमें सॉल्यूट क्या है, ज्यादा अमाउंट में है, और सॉल्वेंट क्या है, कम अमाउंट में है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ पानी की, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर इट इज इन हायर अमाउंट टू वेयर इट इज इन लोअर अमाउंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। जहां पर पानी ज्यादा है वहां से जा रहा है जहां पे पानी कम है। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर। अब मैं यहाँ कंसंट्रेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर अमाउंट। रीजन नहीं, खाली रीजन लिखो, रीजन, क्योंकि कुछ आपका आईसीएसई वाले बच्चे जग जाएंगे। फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर अमाउंट टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर अमाउंट, टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर अमाउंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। मतलब पानी वहां से वहां पे जाएगा जहां पर ज्यादा है, वहां से वहां जाएगा जहां पे क्या है, पानी कम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखना आगे अगर मैं बढ़ूं तो अगला क्या लिखा है तुम्हारा कि ऑस्मोसिस। अच्छा हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखो मैं इसको मिस कर रहा था। क्या है? ये जो पानी का मूवमेंट हो रहा है ये हमेशा एक मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। मतलब क्या है, बीच में एक मेम्ब्रेन होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो बस खाली सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को ही अपने आर पार होने देगी। मतलब वो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को रास्ते में रोक लेगी, वो बस खाली सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स को अपने आर पार जाने देगी। तो यहाँ पे लिख लो भाई, ठीक है, आखिरी में लिखो थ्रू आ या फिर अक्रॉस आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी उसका एग्जांपल मैं लिख करके लेके आया हूँ, थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होता है कैसे होता है, सेमी परमिएबल के अक्रॉस ही होता है। आगे बढ़ेंगे, अब क्या लिखा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल्स देखना। नेचुरल भी है हमारे पास, आर्टिफिशियल भी है, दोनों तुमको याद करने हैं, दोनों तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे भाई ये सब सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है,
तो बस खाली एनसीईआरटी का पढ़ करके किसी का 100 में 100%, किसी का 95% नहीं आया बोर्ड में। ठीक है, बस खाली एनसीईआरटी पढ़ के 95% नहीं आता है मित्र। ठीक है, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी के बाहर जाना ही पड़ता है, चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो और चाहे तुम अपना इधर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की आप बात कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, तो क्या है तुम्हारा, एक आपकी होती है नेचुरल मेम्ब्रेन जो एनिमल्स की लेयर में, जो एनिमल्स की मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। अगला कौन है तुम्हारा, आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, कौन सी है, Cu2FeCN6, और दूसरा कौन है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। इन दोनों का नाम तुमको बताना है, इन दोनों का नेम हमको बताना है, ये आपका होमवर्क है। हालांकि 12th में हम लोग इसका नेम पढ़ेंगे आगे, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका पढ़ेंगे, इसका तो पता होगा यार सबको। अगर इसका नहीं पता तो मैं लानत भेज रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, 12 में पहुंच चुके हो। इन दोनों का नेम आपको बताना है होमवर्क, ठीक है, दोनों का सर्च कर लेना यार, इसका तो पता होना चाहिए और इसका मैं सिखा दूंगा बाद में जब टाइम पड़ेगा, जब चैप्टर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ऑस्मोसिस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। एक चीज तुम छोटी सी यहाँ पे लिख लो कि ऑस्मोसिस वॉज, कुछ समझाने वाला नहीं इसमें, ऑस्मोसिस वॉज फर्स्ट, देखो टीचर को फर्स्ट की स्पेलिंग नहीं आती है, फर्स्ट फेल तो नहीं है कहीं। ऑस्मोसिस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, या फिर ऑब्जर्व लिखो, ठीक है, डिस्कवर्ड तो क्या है, ऑब्जर्व लिखो, क्योंकि ये तो कर रहे थे, इनको दिख गया। वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, नाम बता दो मेरे भाई का, एबे नॉलेट। कौन है, एबे नॉलेट। कब था तुम्हारा ये, लगभग, ठीक है, ये मैं लगभग बोल रहा हूँ 1748 के आसपास आपका ये हुआ था, बहुत पुरानी बात है। ठीक है, ऑस्मोसिस, अरे यार ऑस्मोसिस इतना कॉमन, इतना नॉर्मल चीज है कि उसको 1748 में ही लोगों ने देखा। मैं तो कहूँ कि 1200 में ही लोगों ने देख लिया होगा, नहीं किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, क्योंकि भाई पानी का बहना है यार, इसको तो क्या ही है, मतलब ये तो हमारे डेली लाइफ में होता ही होता है, तो इसको तो लोगों ने बहुत पहले ऑब्जर्व कर लिया होगा, देख लिया होगा, नाम नहीं दिया होगा बस खाली। ठीक है, इसका एप्लीकेशन, इसको यूज भी किया होगा लेकिन नाम नहीं दिया होगा। ये मेरे ख्याल से ये भी बहुत लेट है ऑस्मोसिस के लिए, क्योंकि ऑस्मोसिस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है भाई, ऑस्मोसिस तुम्हारा डेली फिनोमिनन है। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, उसको तो वैसे ही बहुत लोगों ने देखा होगा। अगला देखना क्या है तुम्हारा, एवरीडे एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, पानी का। अब देखना मेरे साथ, प्लांट्स के अंदर जो पानी का मूवमेंट होता है वो है, ठीक है, तो बीच में थोड़ा बहुत आपका टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा पानी लाइएगा ठंडा। तो क्या है यहाँ पे देखना, तो एवरीडे एग्जांपल अगर मैं करूँ ऑस्मोसिस का, बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा, तो अपने आप करके देख लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ वहाँ एवरीडे एग्जांपल में नहीं फंसने वाला हूँ, आप करके देख लीजिएगा। एक एग्जांपल मैं तुमको बता सकता हूँ, ठीक है, एक का ही मेरे पास टाइम भी है। देखना क्या एग्जांपल है, तुमने प्लांट्स देखा होगा, प्लांट्स के रूट्स में जो पानी जाता है, जैसे चलो मैं तुमको बताता हूँ, ये जो प्लांट्स का रूट्स है, ठीक है, दिल पे बहुत मत लेना मेरे भाई, ये क्या है, तुम्हारे प्लांट्स के रूट्स हैं। ठीक है, और रूट्स में छोटे छोटे हेयर्स निकले होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर बोलते हैं। अगर तुम पढ़े लिखे आदमी हो तुमको इतना पता होगा, इतना बॉटनी का जानकारी होगी कि हम लोग उनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। और यही रूट हेयर्स क्या होते हैं, सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो आपका सॉइल से जो पानी रूट हेयर्स में जाता है वो डिफ्यूजन से जाता है, लेकिन उसके बाद एक बार पानी जब रूट हेयर्स में पहुंच गया, उसके बाद जो भी पानी की मूवमेंट होगी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस से हो रही है। ठीक है, सबके सब क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सब खुद से हो रहा है और ऑस्मोसिस से हो रहा है। यानी कि वाटर मूव्स इनसाइड द प्लांट, लिख रहा हूं मैं इसको, काला कलर से कहां लिखा था नहीं, वाटर मूव्स इनसाइड द प्लांट ड्यू टू ऑस्मोसिस इटसेल्फ, ऑस्मोसिस से ही पानी प्लांट के अंदर मूव करता है मेरे भाई, ड्यू टू ऑस्मोसिस इटसेल्फ। मतलब क्या है, जो भी पानी प्लांट के अंदर मूव कर रहा है वो आपका ऑस्मोसिस से ही मूव कर रहा है, और कोई प्रोसेस इसके बिहाइंड आपका नहीं होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। ये तुम्हारा एग्जांपल तुमको मिल चुका है, बाकी एग्जांपल सोचना अपने घर पे बैठ करके, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अब हम हमारे मुद्दे पे आते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, सिंबल उम्बल सबकी बात करेंगे, सबके लिए मैंने काम यहाँ पे लेके आया। अब देखना क्या है, सिंपल सी बात देखना, यहाँ बीच में क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ तुम्हारे पास प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ क्या है तुम्हारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, उसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट में पानी पी लेता हूँ यार, एक बार उसको फिगर को ध्यान से देख लो। जिस हिसाब की गर्मी इस समय हो रही है ना, इंसान पानी पे जिंदा है ब्रो। ठीक है, तुम भी इस बात फील कर रहे हो। यूपी आओ कभी, यूपी आओ, यूपी आओ और मेरे यहाँ आओ। ठीक है, इस समय रात में, रात का इस समय कितना, रात का इस समय 9 बज रहा है, लगभग ऑलमोस्ट 9 PM इस समय रात का हो रहा है, और टेम्परेचर आपका 31 से 32 डिग्री सेल्सियस है।
तुम्हारे यहाँ बैंगलोर में इतना दिन में भी नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ बैंगलोर में इतना दिन में भी नहीं होता है मेरे भाई, जितना यहाँ हम लोग रात में झेल रहे हैं। तो ये हालत है अपनी यहाँ। अब देखना ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा रियल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये अब आपका डायग्राम लेकर के आया हूँ। ये तुम्हारा एक ट्यूब है, ठीक है, यू शेप्ड आपका ट्यूब है, यू ट्यूब जिसको बोलते हैं। ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, समझना बड़े ध्यान से। ये प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पर बहुत सारा पानी है, यहाँ पानी के साथ साथ कुछ सॉल्यूट भी है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्यूशन बोल रहे हैं। अब मेरी बात को समझो, जहां पर पानी ज्यादा है वहां से कहाँ जाएगा, जहाँ पे पानी कम है, जाहिर सी बात है पानी ऐसे तुम्हारा मूव करेगा, ठीक है। पानी मूव किया मूव किया मूव किया, यहाँ पर क्या हुआ देखो, पहले तुम्हारा ये लेवल था पानी का, अब क्या हुआ है, अब लेवल तुम्हारा, यानी कि इधर तो लेवल बढ़ा और इधर लेवल घट गया। लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन उसके निकलेंगे जो टिका रहेगा। तो देखो ये टिका था पानी, ये टिका था भाई, तो अपना ले गया ऊपर, देखो ये ऊपर बढ़ गया, यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट यहाँ पर हुआ है। लेकिन अब समझना मेरी बात को, एक टाइम के बाद सॉल्वेंट फर्दर वहां जाना बंद कर देगा, सॉल्वेंट फर्दर अंदर जाना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम लोग दूसरे एंगल से देखें तो सॉल्वेंट अंदर जाना, सॉल्वेंट एक टाइम के बाद इसके अंदर जाना बंद कर दिया, इसका मतलब सॉल्वेंट को कोई यहाँ पर रोक रहा होगा, इसका मतलब सॉल्वेंट को कोई वहां पर रोक रहा होगा। तो जिस प्रेशर से सॉल्यूशन या फिर सॉल्यूट बोल लो, जिस प्रेशर से सॉल्यूट या फिर सॉल्यूशन सॉल्वेंट को अंदर जाने से रोकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, तो लिखो वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन, इसलिए मैंने वहां पे इट्स लिखा है कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन। बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, ऐसा क्यों होता है, एक ही वजह है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन आप समझ जाएगा, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट के बाद, सर्टेन पॉइंट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल स्टॉप्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टॉप्स, ठीक है। द प्रेशर सही है यार, मैनेज कर लो, मैनेज। द प्रेशर exerted by the solvent molecule, by the solute, by the solution to stop
देखते हैं इसका एक और अल्टरनेट डेफिनेशन ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ भाई अपना कैमरा कभी खराब, कभी माइक में कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन रुकने का काम नहीं है हमारा। क्या लिखा था? प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब क्या है? वो प्रेशर जो सॉल्यूशन लगा रहा है ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक छोटी सी डेफिनेशन हमको मिल गई इसकी, बड़ी वाली भी हमने लिख ली है, हमने 3 नंबर वाली डेफिनेशन भी लिखी है और हमने 1 नंबर वाली डेफिनेशन भी लिखी है, दोनों लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अपने लिए। अब देखना सिंबल एंड यूनिट। अब क्योंकि ये प्रेशर है, इसका मतलब जो जो यूनिट प्रेशर के होते होंगे वही वही इसके भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिंबल क्या है तुम्हारा? सिंबल इसके लिए बड़ा फेमस है मैथ में, कौन सा है? पाई। यूनिट देखना, यूनिट तुम्हारा एटीएम भी चलेगा, अलग अलग सवाल में अलग अलग यूनिट मिलते हैं। पास्कल बहुत रेयर नहीं मिलता है, ये मिलीमीटर एचजी तुमको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये 3 यूनिट आपको कॉमनली मिलेंगे, बाकी और भी प्रेशर के तमाम होते हैं यूनिट, वो भी मिल जाएगा, सेंटीमीटर एचजी और तमाम जो चलता है। ठीक है, अगला क्या है तुम्हारा? अब ये तुम्हारे लिए एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मान लो बोर्ड वाले का दिमाग घुमा, बोर्ड वाले का दिमाग घुमा और उसने पूछ लिया कि अगर हमको एक्सपेरिमेंटली मेजर करना है ऑस्मोटिक प्रेशर तब क्या क्या मेथड है, तो 3 मेथड में लिख करके लेके आया हूं, सिर्फ नाम लिख लो अपनी कॉपी में, सिर्फ उतना काफी है। कैसे होता है इसे तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो नाम क्या है तुम्हारा? एक है तुम्हारा फेफर मेथड, एक है बर्कली हार्टलीज मेथड, और तीसरा क्या है तुम्हारा? टाउनसेंड्स मेथड। ये 3 मेथड आपको अपने कॉपी में लिख लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 का 4 मैंने मार दिया है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर का भी खींच लो भाई, 1 2 का 4 खत्म, खींच लिया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डेफिनेशन में सब हो चुका है और सिंबल भी होगा, यूनिट भी होगा, मेजरमेंट मेथड। अब देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर का? सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है इज इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा? CRT। ठीक है, अब इसमें जो पाई है इसका मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। पाई का मतलब क्या चल रहा है मार्केट में? ऑस्मोटिक प्रेशर चल रहा है। ठीक है, अब इसमें जो सी है, सी तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जब नाम बताऊंगा तब तुमको याद आएगा। ठीक है, अभी सी देखने में लग रहा है नया, लेकिन तुम सी ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखना, एक नाम लिखूंगा जो तुमको नहीं पता है, बहुत लोगों को पता होगा भाई, कोई अलग से पढ़ा हुआ है पहले तो, ठीक है, कोई ड्रॉपर बच्चा देख रहा है तो इसे पता होगा। मोलर कंसंट्रेशन क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। दूसरा इसका नाम जो हम सबको पता है, जिसके ऊपर हम लोग सवाल भर भर के कर चुके हैं, वो है मोलैरिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। तीसरी बात क्या तुम्हारा? आर है। आर तो क्या है तुम्हारा? एक नाम लिखूंगा, एक नाम है तुम्हारा सॉल्यूशन कांस्टेंट, और दूसरा जो नाम ज्यादा फेमस है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखना आर की वैल्यू जो तुम्हारे काम की है वो कुछ इस प्रकार है, 0.0821। ठीक है, 0.08 भी रखोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो 2 डेसिमल प्लेस तक रख करके सॉल्व कर सकते हो हर एक चीज। आंसर से आपको 2 डेसिमल प्लेस तक ही लेकर के आने हैं। तो क्या है इसका वैल्यू? 0.0821। अब इसका यूनिट क्या होगा वो तुमको बताना है। ठीक है, इसका यूनिट तुमको मुझे बताना है। आगे बढ़ जाते हैं, ऑल्टरनेट फॉर्म देखना इसकी। ये क्या? पाई इक्वल टू CRT। अब सी का तुमको फॉर्मूला पता है तो ऑल्टरनेट फॉर्म भी आपको पता है। पाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? ये देखो, सी मतलब क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? N/V, किसमें? लीटर में, NRT। सिंपल हो गया। ये भी एक इसका फॉर्म है, फॉर्मूला है। अब ये सब तुमको फॉर्मूले अलग से नहीं याद करने हैं भाई, गधे, अलग से क्यों याद करेगा? एक साथ पाई इक्वल टू CRT याद है, सवाल के हिसाब से तोड़ते रहना। सी मतलब तुम्हारा मोलैरिटी है, तोड़ते रहना भाई। अब देखो क्या लिखा है? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब अगर तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है सॉल्यूट का, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो, पाई इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ लिखता हूँ। अभी क्या देखा हमने? N/V RT। अब तुमको पता है ये जो N है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जाहिर सी बात है हम लोग यहाँ पर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। अब सॉल्यूट के लिए मैं B यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पर B लिख सकता हूँ, इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स, और क्या तुम्हारा R। एक और नया फॉर्मूला हमको मिल गया। अभी क्या तुम इनको याद करोगे? कुछ नहीं, एक पता है, सब पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट RT अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स। अब मान के चलो कि हाइट दिया है लिक्विड कॉलम का। अब इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, नए एनसीईआरटी में तो बिल्कुल नहीं इस तरह के सवाल, जो एकदम न्यूएस्ट एनसीईआरटी है। लेकिन अब भाई हो सकता है दिमाग घूम जाए, तो मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ऐसा कुछ छूट जाए जो मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे का छूट जाए। ठीक है, तो मैं वो सब पढ़ा दूंगा जो आसपास का भी है।
तो इसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का मतलब है ही एच रो जी या फिर एच डी का मतलब डेंसिटी है, और डेंसिटी को हम लोग ज्यादातर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो मैं फॉर्मूला बच्चों को बताता हूँ वो ये बताता हूँ, पाई इज इक्वल टू एच रो जी। ठीक है, ये डी इसको बोलो या फिर इसको मैं रो भी बोल सकता हूँ। ठीक है, एच का मतलब क्या है, हाइट डिफरेंस ड्यू टू ऑस्मोसिस। हमने यहाँ देखा था ना अभी एक फिगर, ये देखो यहाँ क्या हुआ था, हाइट में डिफरेंस आया था ना उसमें की वजह से। तो ये हाइट डिफरेंस लो और क्या ले लो, डेंसिटी ले लो, जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन, जो भी तुम्हारा लिक्विड है उसका डेंसिटी देखना भाई, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और जी क्या है तुम्हारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू तुम मुझे बताना अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो। और अगला क्या है तुम्हारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब देखना आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हालांकि तुमको ऑलरेडी पता है, जहां पर क्या हो पानी का मूवमेंट देखने को ना मिले। ठीक है, अब इसका मैं तोड़ता हूं इसको। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। और टोनिक का मतलब क्या है, टोनिसिटी। टोनिक अक्कर, टोनिक का मतलब क्या है, टोनिसिटी। ठीक है, और टोनिसिटी को मैं क्या बोलता हूँ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बोलता हूँ। टोनिसिटी को मैं क्या बोलता हूँ, अमाउंट ऑफ, अब लिखा है किसी भी कलर से, उसकी मर्जी है। रात हो गई है ना भाई, इसको भी नींद आ रही है, तो इसलिए ये अपना रंग अपने हिसाब से चूज कर रहा है। तो क्या है, टोनिक का मतलब क्या होता है, टोनिसिटी मतलब कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब क्या है, दोनों साइड सॉल्यूट का अमाउंट सेम है। जब सॉल्यूट सेम है तो सॉल्वेंट भी सेम होगा, और जब सॉल्वेंट सेम है तो पानी मूव क्यों करेगा, सॉल्वेंट मतलब पानी, तो पानी मूव क्यों करेगा, सिंपल बात है। तो लिखो द सॉल्यूशंस इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट लिखो या सॉल्वेंट लिखो, अगर सॉल्यूट सेम है तो सॉल्वेंट भी सेम होगा, जाहिर सी बात है, ये कुछ और तीसरा चीज होती नहीं है। तो क्या है, द सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इज सेम ऑन बोथ द sides of semi permeable membrane, on both the sides of semi permeable membrane। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन है, मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सॉलिड और सॉल्वेंट सेम है तो कोई मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक बड़ा सा और एक छोटी सी डेफिनेशन, द सॉल्यूशन, तुमको दिख नहीं रहा है क्या, मेरा बैग ज्यादा ग्रो कर गया। द सॉल्यूशन इन विच, देखना मेरे भाई, द सॉल्यूशन इन विच, मुझे मना किया गया बैड नोट यूज करने से। ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर ही बराबर हो गया तो कैसे मूव होगा। ठीक है, इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, जितना प्रेशर इधर से लग रहा है उतना उधर से भी लग रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, कोई भी एक याद कर लो, दोनों लेकिन काम किए हैं, तो दोनों तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, याद करने वाला तो कुछ है ही नहीं भाई, मेरे कंटेंट में याद करने वाला मुश्किल से 5 से 10% है, चाहे बायोलॉजी की बात करो चाहे केमिस्ट्री की बात करो, मेरे कंटेंट में याद करने वाला मुश्किल से 5 से 10% होता है, और जो होता है मैं बता देता हूँ क्लियर कट, तो ये याद करने वाला नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो क्या है, जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम हो या फिर क्या सेम हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, छोटा सा लेक्चर था ये वाला। अब बताओ इसका आंसर मुझे दे दो, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज, क्या पूछा यार, इज, ये पता नहीं क्या सवाल है यार, AIPMT है लेकिन मैं समझ नहीं पाया। ये वाला देखो, ये तुम्हारा मतलब मैं तुमको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, अभी मैंने सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है, इसको हम लोग टॉपिक में लेकर के पढ़ेंगे, इसका रीजन भी हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल इसको याद कर लो कि ये बहुत ज्यादा, मतलब बोर्ड एग्जाम में तो इसका सवाल आता ही आता है ब्रो। तो क्या है, फ्रॉम द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सारी की सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में से विच वन इज बेस्ट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। अभी हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर वेट अगर फाइंड करना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक तरीका है, और एक बात बताऊं, वही सबसे बेस्ट तरीका है, चारों में से वही सबसे बेस्ट तरीका है। फिलहाल याद कर लो, रीजन मैं तुमको बताऊंगा कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। सवाल भाई देखना तुमको मिलेगा एग्जाम में, कोई सा नीट दोगे, बोर्ड दोगे, सब में मिलाकर किसी ना किसी एग्जाम में तुमको, CUET दोगे, किसी ना किसी एग्जाम में ये सवाल तुमको मिल जाएगा, पक्का गारंटी ले लो। ठीक है, अब मैं एक चीज यहाँ पे लिखूंगा, तुम मुझे बताना कि तुम कितना पढ़ पा रहे हो। बहुत लोगों ने गेस कर दिया होगा जो मेरे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो दिल से जुड़ा होगा। लो ठीक है, अब हमारा ये लेक्चर फिलहाल खत्म हो चुका है, बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगा, छोटा लेक्चर था, ठीक ठाक था,
लेकिन जो मुझे पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। इसके क्वेश्चंस हम लोग कल करने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आगे। थैंक यू गाइस।